स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मैं अमेरिका से लौटा तो सबको दावत पर बुलाया, मगर मेरी एक बहन दावत में शामिल नहीं हुई। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा, तुम्हारी पत्नी ने मना किया था। मेरी वह बहन बहुत गरीब थी। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल काँप उठा। मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। मैंने उसी समय दावत का खाना पैक किया और बहन के घर चला गया, लेकिन घर पर ताला लगा था और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था। मैं वापस लौटने लगा तो रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखा कि मेरा सिर शर्म से झुक गया। दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे। कौशिक 4 साल बाद अमेरिका से अपने वतन लौटा था। दिल में कई खुशियाँ, कई भावनाएं और ढेर सारे सवाल थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बच्चे दौड़ते हुए आए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। कौशिक ने दोनों को बाहों में भर लिया, बेटी को गोद में उठाया और बेटे के बालों को सहलाया। नीतू दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बोली, आपके बिना यह घर अधूरा लगता था। घर अंदर से जगमगा रहा था। हर कोने में रोशनी और रंग, खाने की खुशबू और मेहमानों की चहल पहल। कौशिक ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। बैठक में और आंगन में महिलाएं और पुरुष अलग अलग समूहों में बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र उस चेहरे पर नहीं पड़ी जिसे वह बरसों से याद कर रहा था। कौशिक ने नीतू से धीरे से पूछा, बेला नहीं आई? नीतू ने कंधे उचकाए और कहा, यहीं कहीं होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो अभी तक सबसे मिल भी नहीं पाई। कौशिक ने बात को टाल दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी बहन यहाँ है? 4 साल का फासला और आज भी वह सामने नहीं आए। क्या कोई नाराज़गी है या कुछ और बात है? बाद में मेहमान एक एक करके जाने लगे। कौशिक ने फिर तलाश की। उसने फिर से नीतू से पूछा, बेला नहीं दिखी, कहाँ है वो? नीतू ने चेहरा घुमाकर कहा, नहीं मालूम, शायद आ नहीं सकी। दिवाली में बहुत व्यस्तता होती है, थक गई होंगी, बाद में बात कर लेंगे। कौशिक चुप हो गया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी और बढ़ गई। यह वही बेला थी जिसने 4 साल पहले, जब कौशिक अमेरिका जा रहा था, दरवाजे पर खड़े होकर कहा था, भैया मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वह बहुत रोई थी। कौशिक के दिल में उसकी मासूम आंखों की तस्वीर हमेशा के लिए बस गई थी। जब भी कौशिक नीतू को पैसे भेजता, खास तौर पर दिवाली में, वह कहता, यह बेला को दे देना। नीतू कहती, हाँ दे दिए। वह बहुत खुश हुई, दुआएं दे रही थी। कौशिक की आंखों में एक सुकून आ जाता। लेकिन आज जब वह खुद आया था तो बेला ना सामने थी, न कोई खुशी, न कोई दुआ। वह सोचने लगा, क्या बेला वाकई खुश है? क्या वह ठीक है? दिल में एक कांटे सी चुभन महसूस हुई। रात को जब सारे मेहमान चले गए और घर शांत हो गया, कौशिक ने खाने के कुछ डिब्बे लिए और कहा, मैं बेला के घर जा रहा हूँ। 2 दिन हो गए, मुझे उससे मिलना है। नीतू ने मुड़कर कहा, अभी इतनी रात को वह सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊँगा। कौशिक के लहजे में जिद और प्यार था। उसके हाथ में 2 खाने के डिब्बे थे, साफ सुथरे, बड़े सलीके से तैयार किए गए। एक में पुलाव, कौरमा और समोसे थे और दूसरे में मीठा दही, बालूशाही और जलेबी। कौशिक ने डिब्बे गाड़ी में रखते समय कहा था, यह बेला के लिए है। जब वह मुझे मिलेगी तो उसे बताऊंगा कि भाई ने खास उसके लिए अपने हाथों से मिठाइयाँ तैयार की हैं। रास्ते भर कौशिक सोचों में डूबा रहा। गलियाँ बदलती गई, लेकिन कौशिक का मन एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमता रहा, बेला। कुछ ही देर में वह उस पुराने घर के सामने था जो उसकी माँ ने बेला के लिए छोड़ा था। कौशिक ने मन में सोचा, अब शायद वह अपना दरवाज़ा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 4 साल का फासला एक पल में मिट जाएगा। लेकिन जब कौशिक ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जंग खाया हुआ, बेजान, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। कौशिक ने कई लंबी खामोशियां बिताई। दिल ने एक बार फिर उम्मीद की, शायद बेला किसी समारोह में गई हो, शायद देर से लौटेगी। मगर ताले की खामोशी चीख रही थी। फिर उसने ताले को धीरे से छुआ, जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन ताला चुप ही रहा।
कौशिक की नज़रें दरवाजे की चौखट पर दौड़ी। वही पुरानी बनावट, वही मिट्टी से सने कदमों के निशान, मगर आज सब कुछ अजनबी लग रहा था। एक छोटा सा पौधा जो दरवाजे के पास था मुरझा चुका था। कौशिक के मन में कुछ टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली और वह पल याद आ गया जब वह अमेरिका जाने से पहले इसी दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बेला ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, भैया मत जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। कौशिक ने पीछे मुड़कर देखा, चारों ओर नज़र दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। गली सुनसान थी, जैसे इस घर के बंद हो जाने के साथ ही गली भी वीरान हो गई हो। दूर एक कुत्ता कूड़े के ढेर में कुछ सूंघ रहा था और रात की हवा में पुरानी मिट्टी और उदासी की गंध फैली थी। वह दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला और नीतू को फ़ोन लगाया। नीतू, बेला के घर पर ताला है, तुमने कहा था वह कोलकाता गई है। नीतू ने नींद भरी आवाज़ में कहा, हाँ शायद मुझे ठीक से याद नहीं, कई दिनों से बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी कि हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ पहले जाती थी, अब कुछ व्यस्त हो गई हूँ। कौशिक ने फ़ोन काट दिया। उसे महसूस हो रहा था कि हर बात में कोई ना कोई झोल है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वह खाने के डिब्बे उठाकर वापस चल पड़ा। कदम भारी थे और मन में आशंका थी। हर कदम के साथ बेला की उदास आंखें उसकी याद में घूम रही थीं। वह सोचने लगा, अगर बेला खुश होती तो कम से कम राखी पर जरूर आती। भाई के लौटने की खुशी में तो एक बहन सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती है। फिर यह खामोशी क्यों, यह घर वीरान क्यों? जब वह घर पहुंचा तो नीतू सोफे पर लेटी हुई थी। कौशिक ने डिब्बे मेज पर रख दिए और धीरे से बोला, नीतू, अगर तुम्हें बेला की कोई खबर हो तो मुझे सच बताओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीतू ने पलकें झपकाई। तुम्हें भ्रम हो रहा है, कल किसी से पता कर लेंगे, अभी थक गए हो, आराम करो। कौशिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने डिब्बों को दोबारा उठाया और फ्रिज में रख दिया, सोचते हुए कि जब वह मिलेगी तो उसे यह दूंगा। लेकिन दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, बेला कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद की आगोश में था, कौशिक खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। खिड़की के बाहर झूमते पेड़ों की शाखाएं जैसे चांद को उसकी ओर खींच रही थी। वे पल जो कभी सपने जैसे लगते थे, आज सवाल बन चुके थे। नीतू, मैंने दिवाली के रुपए भेजे थे, दे दिए ना? हाँ कौशिक, मैं खुद लेकर गई थी। वो बहुत खुश हुई, ढेर सारी दुआएं दे रही थी। यही वाक्य कौशिक ने पिछले 4 साल में कम से कम 4 बार सुना था, हर बार एक नई उम्मीद के साथ, और वह तसल्ली कर लेता था यह सोचकर कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी उसकी बहन का ख्याल रख रही है। अचानक कौशिक ने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसकी पुरानी फाइलें, रसीदें और कागज़ रखे थे। उसने वह पुराना फोल्डर निकाला जिस पर उसने मार्कर से लिखा था, पैसे का ट्रांसफ़र, नीतू और बेला। हर रसीद पर एक ही उद्देश्य लिखा हुआ था, बहन के लिए दिवाली सहायता, दिवाली की खरीदारी, चिकित्सा सहायता। पहली रसीद 2019 की थी, जब उसने पहली बार अमेरिका से पैसे भेजे थे। उसके बाद हर साल दिवाली में वह कम से कम 30,000 रुपये भेजता रहा। नीतू हमेशा कहती, मैं उसे लेकर बाजार भी गई, उसने नए कपड़े लिए, चप्पलें ली, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी पसंद की। और कौशिक तस्वीर में अपनी बहन को बाजार में घूमते मुस्कुराते देखता। अब उन रसीदों को हाथ में लिए वह ज़मीन पर बैठ गया। आंखें बंद की तो बेला का चेहरा सामने आ गया, वही धुंधला सा चेहरा जो उसे रात की ट्रेन के पास दिखाई दिया था। वह चेहरा जो किसी खुशी का नहीं, केवल अभाव का प्रतिबिंब था। अगर उसे वह पैसे मिल रहे होते तो वह इस हाल में क्यों होती? अगर वह वाकई बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती? कौशिक का दिल डूबने लगा। जैसे जैसे वह रसीदें देखता गया, भीतर एक गहरी खालीपन बनती गई। अगली सुबह कौशिक बहुत शांत था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी से बातें की, मगर उसका मन जैसे किसी और ही दुनिया में था। नाश्ते की मेज पर नीतू हमेशा की तरह व्यस्त थी। कौशिक, कल की दावत बहुत अच्छी रही, सब तारीफ कर रहे थे। कौशिक ने धीरे से कहा, नीतू एक बात पूछूं? हाँ ज़रूर। बेला को जो दिवाली में पैसे भेजता था, तुम सच में उसे दे आती थी? नीतू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह कैसा सवाल है? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, बस मन में एक बेचैनी है, क्योंकि वह मुझे अब तक नहीं मिली और उसके घर की हालत देखकर मन बहुत व्याकुल है।
नीतू ने नाखुशी से कहा। कौशिक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई पराई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो फिर क्या बचा। बात विश्वास की नहीं है, बात बेला की है। मैं जानता हूँ कहीं वह हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई। नीतू उठकर रसोई में चली गई। कौशिक ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, मगर उसके दिल की आग अब और भड़क चुकी थी। उसी शाम कौशिक ने एक पुराने जानकार से मुलाकात की जो बेला के मोहल्ले के पास रहता था। क्या बेला की खैरियत का कुछ पता है? तुम तो उसी गली में रहते हो ना? वह व्यक्ति थोड़ा झिझका, फिर बोला, कौशिक भाई, सच बताऊं तो काफ़ी समय से बेला जी को नहीं देखा। उनके पति के निधन के बाद हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। पति का निधन? कौशिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, उनके पति रमेश बीमार थे, बहुत कमज़ोर थे। रमेश का देहांत हो गया। उसके बाद बेला घर से निकल गई। कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। मोहल्ले वालों का कहना था कि उसे घर से निकाल दिया गया था। कौशिक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह शक से भरकर बोल पड़ा, कभी कभी सोचता हूँ इतनी सभ्य लड़की और ऐसा हाल। किसी ने तो उसका हक मारा है भाई। रात को कौशिक की आंखों में नींद नहीं थी। बेला की आंखें, वो रसीदें, वो खाने के डिब्बे, सब उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। वह धीरे धीरे बड़बड़ाया, मैंने अपनी बहन को भरोसे के साथ सौंपा था, मगर शायद वह भरोसा धोखा बन गया। और उस लंबे वक्त के बाद अब मुझे यकीन हो चला है कि बेला तक वह रकम, वो मोहब्बत, वो सुरक्षा कभी पहुंची ही नहीं। 3 दिन बीत चुके थे। कौशिक हर शाम कुछ खाने के डिब्बे लेकर बेला के दरवाजे पर जाता, कुछ पल ठहरता, ताले को देखता और खामोशी से वापस लौट आता, जैसे कोई उम्मीद बाकी हो कि शायद आज वो दरवाज़ा खुले, शायद आज बेला अंदर से पुकारे, भैया आ गए। मगर हर बार वही ताला, वही सन्नाटा और वही सवाल जो दिल को चीरते रहते थे। चौथे दिन कौशिक ने फैसला किया कि खामोशी से यह खेल अब और नहीं खेला जा सकता। उसके दिल में जो खालीपन था वो अब तक एक टीस बन चुका था और हर गुजरता पल उसे उस अंजाम की ओर धकेल रहा था जिससे वह डरता था। शाम की हल्की रोशनी में वह फिर से बेला के घर के सामने खड़ा था। दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था। जंग लगा ताला अपनी जगह खामोशी से जड़ा हुआ था। मगर आज कौशिक की निगाह ताले पर नहीं बल्कि आसपास की दीवारों और दरवाज़ों पर थी, जिन्होंने महीनों तक उस बंद दरवाजे को देखा था। उसने दाई ओर वाले घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे पर आई। नमस्ते बहन जी, मैं कौशिक हूँ, बेला का भाई। महिला चौंक गई, फिर उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। हाँ, पहचान लिया बेटा, काफ़ी साल हो गए तुम्हें देखे हुए। जी, मैं अमेरिका में था, बस 2 दिन पहले ही लौटा हूँ। बेला के घर रोज़ आ रहा हूँ, मगर हर बार ताला ही देखता हूँ। आपको कुछ पता है कि वह कहाँ गई? महिला ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, बेटा, यह घर तो कई महीनों से बंद पड़ा है। कौशिक की सांस थम गई। कई महीनों से? जी, पहले तो कभी कभी रोशनी जलती दिख जाती थी, मगर पिछले 8-9 महीनों से तो कोई आता जाता ही नहीं। मगर वह रहती कहाँ है? उसका पति, बच्चा, मंदिर की जिम्मेदारियाँ, मंदिर, वो सब खत्म हो गया। उसका पति तो बहुत बीमार और कमज़ोर था। 2 साल पहले सुना कि वह मर गया। बेला कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। किसी ने कहा कि उसे निकाल दिया गया, किसी ने कहा वह खुद ही चली गई। सच तो भगवान ही जानता है, मगर इतना ज़रूर है कि अब वह यहाँ नहीं रहती। कौशिक की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि जो कुछ उसने सुना वह सब सच हो सकता है। क्या आपने कभी नीतू को यहाँ आते देखा, मेरी पत्नी को? उस महिला ने हिचकिचाते हुए कहा। शुरुआत में वह कभी कभी आती थी, मगर पिछले 2 साल से तो एक बार भी नहीं दिखी। कौशिक का दिल बैठने लगा। वह चुपचाप वापस मुड़ा, जैसे कोई पराजित सिपाही युद्ध भूमि से लौट रहा हो। घर पहुंचकर कौशिक ने नीतू को बुलाया और कहा, नीतू, सच सच बताओ, बेला कहाँ है? नीतू चौंक गई और बोली, मैंने तो कहा था कि शायद वह कोलकाता चली गई हो। शायद पूरी तरह विश्वास नहीं है। कौशिक, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं बस अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वह जिस घर में रहती थी वह महीनों से बंद है। लोग कहते हैं वह चली गई, कोई कहता है उसे निकाल दिया गया, और तुम कहती हो शायद कोलकाता गई हो। नीतू ने नज़रें फेर ली। कौशिक, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपने घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे कोई मेहमान नहीं हैं, मगर मुझे
अपनी बहन की फिक्र है, क्योंकि वह अब तक नहीं मिली। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब 4 साल पहले वह उसे विदा कर रहा था, बेला बस रोते हुए एक ही बात कह रही थी, भैया मत जाओ, और वह चला गया। आज जब वह वापस आया है तो ना बेला है, ना ही उसकी कोई खबर। नीतू चुप हो गई। कौशिक को लगा जैसे उसकी खामोशी एक लंबे झूठ की गवाही दे रही हो। रात देर तक कौशिक चुपचाप कमरे में बैठा रहा। मोबाइल उसके सामने रखा था, लेकिन नीतू की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। वह धीमे से बड़बड़ाया, बेला, अगर तूने मुझसे कुछ नहीं कहा तो शायद तू मुझसे नाराज़ थी, या शायद मजबूर थी, या शायद तू चीखना चाहती थी, लेकिन तेरे पास आवाज़ नहीं थी। कौशिक की आंखों में नमी थी और दिल में डर, कहीं वह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश ना हो गई हो। सुबह का समय था। कौशिक ने पूरी रात जाग कर बिताई थी। नीतू रसोई में व्यस्त थी। कौशिक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, नीतू, मुझे सच जानना है, बेला कहाँ है? नीतू ने चौंक कर कौशिक की ओर देखा। पहले उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, फिर वह चेहरे पर व्यस्तता का भाव लाकर बोली, मैंने तो पहले भी कहा था, शायद वह कोलकाता चली गई हो। शायद यह विश्वास है, यह भ्रम। तुमने कहा था कि हर दिवाली में तुम उसे पैसे देने जाती हो, तो तुम्हें तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। नीतू ने थोड़े शक से कहा, कौशिक, तुम यह छानबीन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई अपराधी नहीं। तुम मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कौशिक की आवाज़ पहली बार ऊंची हुई। मैं 4 दिन से बेला को ढूंढ रहा हूँ और तुम बस एक ही वाक्य दोहरा रही हो, शायद कोलकाता चली गई हो। तुम्हें सच में पता है वह कहाँ है या नहीं? साफ साफ बताओ। नीतू की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी, फिर उसने कहा, मैंने जो कहा वही सच है। तुम्हें मेरी हर बात पर शक क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे हर वाक्य में झूठ की बू है, और अब मैं झूठ नहीं सच सुनना चाहता हूँ। नीतू गुस्से में कुर्सी पीछे कर खड़ी हो गई। अब तुम मुझे झूठा कहोगे? अगर तुम्हें अपनी बहन से इतना ही प्यार था तो 4 साल पहले उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था? तुम अमेरिका में ऐश कर रहे थे और मुझे बेला की देखभाल में झोंक दिया था। कौशिक का दिल जैसे कांप गया। मैं अमेरिका में था, लेकिन हर महीने उसके लिए पैसे भेजता था, हर दिवाली में खर्चों के लिए रकम देता था, सिर्फ इसलिए कि वह सम्मान से जीवन बिता सके। और तुमने हर बार कहा कि तुमने जाकर उसे पैसे दिए। क्या वह सच था? उसने मुंह फेर लिया, बोली, मुझे याद नहीं, कौन सा साल, कौन सी रकम, तुम हर बार का हिसाब क्यों मांग रहे हो? उसने कहा। कौशिक ने उसे चुपचाप देखा और फिर नर्म स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बहन चाहिए। वह कहाँ है? बस इतना बता दो। नीतू चुप रही, फिर बोली, मैंने उसे कुछ महीनों पहले देखा था, वह बीमार लग रही थी। कहाँ? कौशिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीतू ने नज़रें चुराते हुए कहा, बाजार में पुराने कपड़ों की दुकान के पास, शायद कुछ लेने आई थी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कौशिक ने पूछा। मैंने सोचा बताकर क्या होगा। उसने कहा, तुम दूर थे और वह कुछ कहने लायक भी नहीं लग रही थी, यानी तुमने चुप्पी साध ली, और मैं सोचता रहा कि मेरी बहन चैन से जी रही है। तुमने कभी नहीं बताया कि उसका पति गुजर गया, अब वह अकेली हो गई है। क्यों? कौशिक की आवाज़ टूट रही थी। अब नीतू पूरी तरह सामने आ चुकी थी। बोली, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कौशिक ने सिर झुका लिया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा नीतू, और शायद मेरी बहन की जिंदगी भी। घर के कोने में रखा पंखा घूम रहा था। हवा की आवाज़ कमरे में फैल रही थी, लेकिन कौशिक के कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, भैया मत जाओ। उसकी बहन की वह पुकार जो बरसों पहले दरवाजे पर कही गई थी, आज दिल को चीर रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर निकला और बोला, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद ढूंढ लूँगा, लेकिन अब यह तलाश रुकेगी नहीं, चाहे मुझे शहर के हर कोने में जाना पड़े। अब कौशिक को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि कुछ छुपाया जा रहा है, और वह सच्चाई अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकेगी। सुबह की किरणें खिड़की से छनकर कौशिक के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया, फ़ोन की घंटी। वह खाली नज़रों से फ़ोन को देखता रहा, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। उसके जहन में एक दृश्य उभर आया। 2 साल पहले की बात थी। अमेरिका में रात के 2 बजे का समय था। थकान से चूर कौशिक लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि नीतू का व्हाट्सएप से कॉल आ गया। कौशिक, एक अच्छी खबर है, बेला के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का शरीफ है, काम करता है,
लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। कौशिक ने नींद भरी आवाज़ में पूछा, बेला से बात की तुमने? नीतू ने जल्दी से कहा, हाँ, उसने भी हाँ कह दी है। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, मैंने बात पक्की कर दी है। वैसे भी तुम आ नहीं सकते। कौशिक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, तुम बेहतर समझती हो। कॉल बंद होने के बाद वह कई मिनट तक लैपटॉप के सामने बैठा रहा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन खुद को तसल्ली देता रहा कि नीतू समझदार है, वह बेला का भला ही चाहेगी। कुछ दिन बाद नीतू ने बेला की शादी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी। कौशिक ने तस्वीरें खोली और जैसे दिल से कुछ टूट गया। बेला उसी पारंपरिक लिबास में थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो दुल्हनों की आंखों में होती है। होठों पर मुस्कुराहट जैसे ज़बरदस्ती की गई हो और चेहरे पर उदासी की हल्की छाया, जैसे वह भीतर से रो रही हो। कौशिक ने तस्वीरों को बार बार देखा, जूम करके उसकी आंखें, परेशानी, हाथ। हर बार दिल में यही सवाल उठा, क्या यह वही बेला है जो बचपन में हंसती खेलती रहती थी, जो बात बात पर हंसी का फव्वारा छोड़ देती थी, वही जिसने आखिरी बार दरवाजे पर रोते हुए कहा था, भैया मत जाओ? उस समय कौशिक ने खुद को समझाया, शायद कैमरे का एंगल ठीक नहीं था, या शायद वह थकी हुई थी। लेकिन अब जब सच्चाई के पर्दे एक एक करके हट रहे थे, वही तस्वीरें अब खंजर बनकर दिल में उतर रही थी। कौशिक ने अलमारी खोली और वह फाइल निकाली जिसमें उसने बेला की शादी की तस्वीरें संभाल कर रखी थी। तस्वीर खोलते ही वही दृश्य फिर सामने आ गया, बेला का झुका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें और एक अजीब सा डर। इस बार कौशिक ने तस्वीर को गौर से देखा। पीछे कुछ और औरतें भी थीं, नीतू के रिश्तेदार, कुछ अजनबी चेहरे, लेकिन बेला के आसपास कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। कोई माँ जैसा साया, कोई पिता जैसा सहारा नहीं, बस तन्हाई थी और खामोशी। कौशिक ने तस्वीर को उंगलियों से सहलाया और मन ही मन खुद से सवाल किया, मैं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं रुक पाया? वह जानता था उस समय अमेरिका से लौटना मुमकिन नहीं था। बॉस का दबाव, माँ की मजबूरी और समय की कमी, सब कुछ था। लेकिन अब उस सारे बहाने बेईमानी लग रहे थे। मैंने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया और शायद मेरी गैर मौजूदगी ही उसकी ज़िंदगी में अंधकार ले आई। अचानक कौशिक के मन में एक और बात आई। शादी के बाद उसने बेला से एक बार भी सीधे बात नहीं की थी। हर बार जब फ़ोन किया, नीतू ही जवाब देती थी, बेला व्यस्त है, रसोई में है, बाद में बात करवाऊंगी, या वो थकी हुई है, सो रही है। एक बार भी नीतू ने फ़ोन बेला को नहीं पकड़ाया। कौशिक ने सिर पकड़ लिया, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? इतने साफ संकेत थे और मैंने हर बार यकीन कर लिया। उस पल कौशिक का दिल गवाही दे चुका था। बेला की शादी नीतू ने जबरन करवाई थी और शायद बेला की मर्जी भी नहीं पूछी गई थी। यह रिश्ता अच्छा नहीं था, बल्कि नीतू के लिए एक आसान रास्ता था अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का। अब कौशिक का शक यकीन में बदल चुका था। वह खुद से बुदबुदाया, बेला ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकी और नीतू ने वह आवाज़ दबा दी। कौशिक ने तस्वीरें बंद की, फाइलें वापस रख दी, पर इस बार दिल में एक वादा लेकर, अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं बेला को ढूंढ कर रहूँगा और उसके लिए वह सब कुछ वापस लाऊंगा जो उससे छीन लिया गया था। उस रात कौशिक ने पहली बार दिल से दुआ मांगी, हे भगवान, मुझे मेरी बहन वापस दे दे और मुझे वह हिम्मत दे कि मैं उसके लिए लड़ सकूं, उसका हक, उसकी इज्जत, उसकी ज़िंदगी वापस ला सकूं। दिवाली का पवित्र महीना चल रहा था। हर रात मंदिर में रोशनी होती, भजन की आवाज़ें गूंजती। कौशिक भी उन्हीं में शामिल था जो हर रात मंदिर के पास में दिल लगाकर भजन सुनते, सजदों में आंखें नम करते और दिल का बोझ भगवान के सामने रखते। उस रात भी वह अपने मोहल्ले के मंदिर में भजन के लिए गया। उसका दिल भरा हुआ था, दिमाग में सवालों का तूफान था और लबों पर सिर्फ एक प्रार्थना, हे भगवान, मेरी बहन को मुझसे मिला दे। भजन के बाद जब वह बाहर निकला, माहौल में ठंडक और हल्की हल्की खुशबू थी, जैसे आसमान से सुकून उतर रहा हो। लेकिन कौशिक का दिल बेचैन था। वह धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के सामने वाले बाजार की तरफ आया, जहां हर रोज़ कई संस्थाएं खाने का वितरण करती थी। आज वहां काफ़ी भीड़ थी। एक सफ़ेद गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियों में खाना निकालकर लोगों में बांट रहा था। लोग लाइन बनाने के बजाय एक दूसरे को धक्का दे रहे थे
औरतें अपने बच्चों को आगे कर रही थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 दे दो। कल नहीं मिला था, आज तो 2 दे दो। इसी शोर में अचानक एक धक्का लगा और एक छोटा बच्चा ज़मीन पर गिर गया। उसका सिर फुटपाथ से टकराया। एक तीखी चीख उठी और लोग एक पल के लिए पीछे हट गए। अरे, बच्चा घायल हो गया। कौशिक चौंक कर आगे बढ़ा। बच्चे के सिर से खून बह रहा था और वह जोर जोर से रो रहा था, माँ माँ। एक दुबली पतली धूल धूसरित ओढ़नी पहने औरत झुग्गियों की तरफ से दौड़ती हुई आए। उसने बच्चे को गोद में उठाया, अपने दुपट्टे से उसका खून साफ किया और प्यार से बोली, बेटा रो मत, बस थोड़ा सा लगा है। कौशिक ने उस औरत का चेहरा देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज़, वो बेला थी। वक्त जैसे थम गया। कौशिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह तेजी से आगे बढ़ा। बेला, बेला, मैं कौशिक हूँ, तेरा भाई। बेला ने चौंक कर नजरें उठाई। आंखों में हैरत, डर और कुछ पहचान के संकेत थे। वो तुरंत बच्चे को संभालते हुए पलटी और झुग्गियों की ओर दौड़ने लगी। बेला ठहरो, मैं हूँ, भैया। मगर बेला जैसे अंधेरे में गुम हो गई। वो एक पल को भी नहीं रुकी, मुड़कर देखा तक नहीं। कौशिक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन भीड़ और अंधेरी गलियों ने जैसे बेला की खामोश चीख से उसे रोक दिया। वह एक झुग्गी के पास आकर रुक गया। सामने कुछ अस्थायी झोपड़ियाँ थीं, बांस और प्लास्टिक की चादरों से बनी हुई। वहाँ सिर्फ जलते हुए दिए और कुछ भूखे चेहरे। बेला कहीं नजर नहीं आई। कौशिक की सांसें बेकाबू हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठ गया और हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी बहन इस हाल में झुग्गियों में रात के लिए ठोकरें खाती हुई, और मैं 4 साल से सोचता रहा कि वह खुश है। वह धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े और लौटने के लिए कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्या फ़ायदा हुआ? तुमने मेरी गैर मौजूदगी का ऐसा फ़ायदा उठाया कि मेरी बहन को ज़मीन से भी नीचे गिरा दिया। कौशिक के अंदर आग जल चुकी थी। अब वह सवाल नहीं करेगा, अब वह सच निकाल कर ही रहेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। नीतू सोफे पर बैठी मोबाइल में व्यस्त थी। कौशिक ने एक नज़र उस पर डाली और झड़ से भरी आवाज़ में कहा, तेरी हर चुप्पी का जवाब आज मुझे मिल गया है। मैं बेला से मिल चुका हूँ और अब सच जानकर रहूँगा। नीतू का चेहरा पीला पड़ गया। कौशिक की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब सिर्फ दृढ़ संकल्प था। रात गहराती जा रही थी, मगर कौशिक के दिल का अंधकार अब रोशनी की मांग कर रहा था। उसकी आंखों में वह दृश्य चिपक गया था। बेला का बेसहारा, मिट्टी में सना चेहरा, डरी हुई आंखें और वह बच्चा जिसके सिर से खून बह रहा था। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। न नींद आई, न दिल को सुकून मिला। आखिरकार जब सुबह हुई, वह बिस्तर से उठा, स्नान किया और पूजा पाठ करके आंखों में नमी लिए भगवान से दुआ करने लगा। हे ईश्वर, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर, लेकिन अब मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। मैं उसे उस गंदगी से निकालूंगा जहाँ मेरी चुप्पी और नीतू की स्वार्थी सोच ने उसे धकेल दिया। नीतू सोफे पर बैठी थी। आंखों में नींद की जगह डर था और होठ कांप रहे थे। वह कौशिक की चुप निगाहें सहन नहीं कर पा रही थी, जैसे वह निगाहें उसके दिल को चीरकर सच निकाल लेना चाहती थी। कौशिक ने गहरी आवाज़ में कहा, बस अब और झूठ नहीं, मुझे सच सुनना है, अभी और पूरा। नीतू ने कुछ पल चुप रहकर कौशिक को देखा, जैसे उसके अंदर की दीवारें ढहने को हो। फिर उसने नज़रें झुकाकर कहना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे, बेला बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कोशिश की, उसे साथ रखा, उसका ध्यान भी रखा, लेकिन फिर हालात बदलने लगे, रिश्तेदार आने लगे। मैंने कई बार महसूस किया कि लोग बातें करते हैं कि कुंवारी लड़की भाई के घर रह रही है बिना किसी पुरुष के साए के, तो तुम्हें लोगों की बातों की परवाह थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं। कौशिक ने बीच में टोका। नीतू ने बिना आंखें उठाए बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया। लड़का मजदूर था, लेकिन काम करता था, रिक्शा चलाता था। उसके माता पिता मर चुके थे। मैंने सोचा चलो किसी के घर की हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी जी लेगी। तुमसे पूछने का वक्त नहीं था, वक्त नहीं था। तुम्हें लगा कि मैं मना कर दूंगा। कौशिक की आवाज़ दर्द से भरी थी। नीतू ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को गहरे पानी में डुबो रही हो।
बेला ने रो रो कर कहा था कि वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। उसने मिन्नतें की, लेकिन मैंने कहा कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा भाई बाहर है, वह कुछ नहीं कर सकता, और मैंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। कौशिक के भीतर जैसे विस्फोट हो गया। तुमने ज़बरदस्ती की। वह सिर पकड़कर बैठ गया। नीतू की आवाज़ कांप रही थी। कुछ महीनों बाद उसका पति मर गया। उसे फालिज का दौरा पड़ा था। बेला फिर अकेली हो गई। मैंने उससे कहा कि अब अपने माँ बाप के घर लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, एक विधवा, वो भी दुखी, मेरे लिए समस्या बन जाएगी। तो तुमने उसे घर से निकाल दिया। कौशिक ने चीख कर कहा, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था और तुमने उसे ठोकर मार दी। नीतू फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया क्या करती। मैंने जो किया अपनी सुविधा के लिए किया। कौशिक का चेहरा गुस्से और अपमान से तप रहा था। तुमने उसे एक विकलांग गरीब लड़के के साथ बांध दिया। फिर जब वह मर गया तो तुमने उसे निकाल दिया और मुझसे कहा कि वह कोलकाता चली गई है। तुमने मेरे भरोसे को, मेरे रिश्ते को कुचल दिया। कौशिक ने दीवार पर मुक्का मारा। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ प्यार, और तुमने उसे रुलाने पर मजबूर कर दिया। नीतू चुप थी, बस रोती रही, और कौशिक अंदर से टूटता रहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर कौशिक ने धीरे से कहा, मैंने उसे खैरात की लाइन में खड़े देखा, एक बच्चे के साथ, मिट्टी में सना हुआ चेहरा, आंखों में डर। यह वो बेला नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी। यह वो बेला थी जिसे तुमने बेघर, बेसहारा और अपमानित बना दिया था। नीतू ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, कौशिक, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन शर्मिंदगी से ना उसका पेट भरेगा, ना ही उसका बच्चा स्कूल जा पाएगा। शर्मिंदगी से ना तो भूख मिटेगी, ना ही उसके बच्चे का भविष्य सुधरेगा, और ना ही उसकी आंखों से वह डर हटेगा। तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना होगा, इस दुनिया में भी और परलोक में भी। कौशिक उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसका दिल, दिमाग और आंखें सब बोझ से झुके हुए थे। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बहन सिर्फ विधवा या गरीब नहीं हुई थी, बल्कि अपनी ही भाभी के हाथों पीड़ित हुई थी। अब उसे बेला के लिए न्याय लेना था, चाहे इसके बदले रिश्ते टूट ही क्यों ना जाए। झुग्गियों का इलाका शहर से थोड़ा हटकर था। तंग गलियां, गंदे नाले, प्लास्टिक की चादरों से बनी छतें और बांसों से बनी दीवारें। कौशिक के कदम कभी उस जमीन पर नहीं पड़े थे। वह हमेशा साफ सुथरी सड़कों, रोशनी वाले गलियारों और खुशबूदार कमरों में रहा था, लेकिन आज वह हर बदबू, गंदगी और तंग रास्ते को पार करता हुआ उस सच्चाई के करीब जा रहा था जिसे उसने सालों तक अनदेखा किया था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें बच्चे के लिए बिस्किट, जूस के डिब्बे और एक सफ़ेद चादर रखी थी। वो दिल में ढेरों दुआएं और आंखों में नमी लिए झुग्गियों में दाखिल हुआ। बेला, कौशिक ने झुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी, बेला, मैं कौशिक हूँ, तेरा भाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कौशिक ने चादर हटाकर अंदर झांका। छोटा सा कमरा था। फर्श पर बोरी बिछी थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा पड़ा था जिस पर राख जमी हुई थी। दूसरे कोने में 2 मिट्टी के प्याले और एक फटा हुआ कंबल था। एक धुंधला सा चेहरा दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। उसका चेहरा बेहद कमज़ोर, पीला और थका हुआ था। बाल उलझे हुए, चेहरा बीमारियों से झुलसा हुआ। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था जिसका पेट फूला हुआ और आंखें अंदर धंसी हुई थी। कौशिक का दिल द्रवित हो गया। बेला ने धीरे से आंखें खोली और कुछ पल कौशिक को देखती रही, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। फिर अचानक उसके होठों से निकला, भैया, और अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। कौशिक दौड़कर उसके पास गया, उसे अपने सीने से लगा लिया। बेला, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, माफ़ कर दे मुझे, बहुत देर हो गई। बेला बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके आंसू कौशिक की कमीज भिगो रहे थे और कौशिक का दिल पिघल रहा था। भैया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, सब ने मुझे ठुकरा दिया, तुम भी नहीं आए। कौशिक की आंखें भर आई। नहीं बेला, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तो समझता था तुम खुश हो। भाभी कहती रही कि तुम ठीक हो। मैं अंधेरे में था, मगर अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कौशिक ने थैले से जूस निकाला और उसके होठों से लगाया। बच्चा तुरंत पीने लगा, जैसे कई दिनों की भूख प्यास हो। कौशिक ने बेला को पानी दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने कुछ खाया?
कौशिक ने पूछा। बेला ने सिर हिलाकर नहीं कहा। कल से कुछ नहीं खाया, काम नहीं मिला, रात भी बिना खाए बीत गई। कौशिक के अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। और तुम यहाँ अकेली? बेला ने धीरे से कहा। कुछ झुग्गी वालों ने सहारा दिया, पर यहाँ भी हर रोज ताने धक्के, बस बच्चे के लिए जिंदा हूँ। कौशिक ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब नहीं, अब एक दिन भी नहीं। तुम मेरे साथ चलोगी, अभी इसी वक्त। बेला ने नम आंखों से पूछा। क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो? अब तो मैं अपने फैसलों की भी हकदार नहीं रही। उसने जो करना था कर लिया। अब कौशिक ने कहा, मैं अपना और तुम्हारा हिसाब खुद साफ करूँगा। तुम्हारा हक, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी सब वापस लाऊंगा। बेला ने कौशिक का हाथ थामा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे बरसों बाद उसे यकीन हुआ हो कि वह अब अकेली नहीं रही। कौशिक ने झुग्गी के उस कमरे को आखिरी बार देखा जहाँ एक बहन की बेबसी, भूख और दर्द कैद थे। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ बेला, अब जो कुछ हुआ वो बीता हुआ था। अब हर दिन हर पल सिर्फ तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और वह उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया, एक नए दिन, नए सफ़र और नए इंसाफ की तलाश में। रात का अंधेरा पूरी तरह हटा नहीं था, मगर कौशिक के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। बेला अब उसके साथ थी, कमज़ोर, बीमार, जख्मी, मगर अब अकेली नहीं। सुबह की ताज़ी हवा में जब कौशिक अपनी बहन और उसके बच्चे के साथ घर लौटा, उसके कदम मजबूत थे और निगाहें आत्मविश्वास से भरी थी। घर का दरवाज़ा खुला तो नीतू दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी, बेचैनी और थोड़ी घबराहट भी थी। बेला को देखकर वह जैसे पत्थर की हो गई। कौशिक ने बिना कुछ कहे बेला को अंदर ले जाकर मेहमानों वाले कमरे में बिठाया, कंबल दिया, पानी पिलाया और बच्चे को सीने से लगाकर सुकून दिया। फिर वह वापस नीतू के पास आया। नीतू, मैंने आज फैसला कर लिया है और इस बार कोई बहस नहीं होगी। नीतू ने गुस्से से आंखें बंद कर ली, जैसे जानती हो कि जो बात आने वाली है वह तकलीफ दे होगी। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। नीतू के पैर डगमगा गए। क्या कौशिक, तुम होश में हो? बहुत होश में हूँ और उसी होश में यह फैसला लिया है। यह कदम जो मैं उठा रहा हूँ, तुमने मेरे विश्वास, मेरे रिश्ते और मेरी बहन को कुचला है। उसकी मजबूरी, उसकी चीखें, उसके आंसू शायद तुम्हारी ज़मीन पर कोई निशान ना छोड़ सके हों, लेकिन मेरे लिए वे हर रात एक डरावना सपना बन गए। नीतू रोने लगी। कौशिक, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन क्या यह सज़ा ज़रूरी थी? यह सज़ा नहीं, न्याय है। कौशिक ने कहा, जो साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए वह तुम्हारा हक था, लेकिन जो साल मेरी बहन ने तड़प तड़प कर गुजारे उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। इसके बाद कौशिक ने वकील को फ़ोन किया और तुरंत तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले कुछ दिन कौशिक के लिए किसी मिशन से कम नहीं थे। वह बेला को पास के क्लिनिक में ले गया, जहां पता चला कि वह गंभीर कुपोषण, खून की कमी और मानसिक तनाव की शिकार है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम, स्वच्छ वातावरण और मानसिक शांति की सलाह दी। कौशिक ने घर में बेला के लिए एक नया कमरा बनवाया, जिसमें मुलायम बिस्तर, रोशनी और आरामदायक माहौल था। वह खुद उसके लिए खाना बनाता, समय पर दवाइयाँ देता और यह एहसास दिलाता कि वह सुरक्षित है। उसका बेटा, जिसका नाम राजू था, कमज़ोर लेकिन समझदार बच्चा था। कौशिक उसे पास के स्कूल में दाखिल कराने ले गया। स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की, फॉर्म भरा और पहले दिन उसके साथ स्कूल के गेट तक गया। राजू ने स्कूल के गेट पर कौशिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। मामू, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? कौशिक ने झुककर उसके माथे को चूमा। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। बेला धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसके चेहरे पर एक थकी हुई सी मुस्कान उभरने लगी थी। वह कौशिक से बातें करने लगी थी, बच्चे के होमवर्क में मदद करती और शाम को घर के आंगन में बैठकर आसमान को निहारती, जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। लेकिन एक दिन जब कौशिक उसके लिए कपड़े खरीदने बाजार गया और वापसी पर घर पहुंचा, तो देखा कि बेला सोफे पर बैठी रो रही है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिस पर धूल जमी हुई थी। यह क्या है? कौशिक ने पूछा। बेला ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, यह माँ की संपत्ति की फाइल है जो मेरे नाम पर थी। हाँ, वही मकान जिसमें तुम रहती थी। बेला ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब यह फाइल मेरे नाम पर नहीं है। कौशिक चौंक गया। क्या मतलब? जब मेरे पति की मृत्यु हो गई और तुम अमेरिका में थे तो एक दिन नीतू आई। उसने कहा, मकान की देखभाल मुश्किल है
और कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए। मैंने पढ़ा नहीं, बस दस्तखत कर दिए। कौशिक ने फाइल हाथ में ली। रजिस्ट्री दस्तावेज पर साफ साफ लिखा था, मालिक बेला वाणी, पूर्व स्वामित्व नीतू शाह। कौशिक को गहरा सदमा पहुंचा। उसने तुम्हारा मकान भी अपने नाम करवा लिया। बेला ने सिर झुका लिया। भैया, मुझे लगा शायद तुमने कहा हो। कौशिक की आंखों में गुस्सा उतर आया। नहीं बेला, मैंने कभी तुम्हें बेघर करने का सोचा भी नहीं था। उसने तुमसे तुम्हारी आखिरी पूंजी भी छीन ली। उसे अब एहसास हुआ कि नीतू ने सिर्फ बेला की ज़िंदगी नहीं छीनी, बल्कि उसकी पहचान, उसका अधिकार और उसका भविष्य भी हड़प लिया था। अब यह लड़ाई केवल बहन की इज्जत की नहीं थी, बल्कि उसके अधिकार, उसकी ज़मीन और उसके अस्तित्व की थी। कौशिक ने बेला का हाथ थामा। अब जो कुछ तुझसे छीना गया है वह सब वापस मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। बेला ने आंखें बंद की और बरसों बाद एक सच्ची संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। उसे यकीन हो गया था कि उसका भैया उसे अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात की गहराई में डूब रही थी, लेकिन कौशिक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात में बेला के चेहरे पर संतोष लौट आया था। बच्चा आराम से सो रहा था। घर में सालों बाद यह खामोश और सुकून भरा माहौल महसूस हो रहा था, लेकिन कौशिक के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह तूफान जो सच्चाई जानने के बाद सिर्फ चुप बैठकर नहीं थमता, लेकिन न्याय की पुकार बनकर बाहर निकलता है। फाइनल ईयर के प्रत्यक्ष और पुराने दस्तावेज कौशिक के सामने बिखरे हुए थे। वह बार बार कागजों को देख रहा था, पढ़ रहा था, तारीखें मिलाकर देख रहा था और हर शब्द के पीछे छिपी साजिशों को समझने की कोशिश कर रहा था। बेला की संपत्ति के लिए षड्यंत्र सामने आ चुका था, लेकिन कौशिक को एक और शक खाए जा रहा था। बेला के गहनों को लेकर, जो बच्चे की याद में कौशिक ने विदेश से मंगवाए थे और ख़ास तौर पर बेला के लिए बनवाए थे, वह गहने कहाँ गए? बेला, एक बात बताओ, वह गहने जो माँ ने तुम्हें दिए थे और कुछ मैंने भी भेजे थे, वो कहाँ हैं? बेला ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमी आवाज़ में बोले, भैया, शादी के वक्त सारे गहने नीतू के पास थे। उसने कहा था कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगी। मैंने कभी दोबारा वापस नहीं मांगा। फिर जब विवाद हुआ और मुझे तुम्हारे घर से निकाला गया, तब वो गहने भी कभी वापस नहीं मिले। कौशिक की मुट्ठी भीज गई। एक और सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी और सवालों की चीख। अगले दिन कौशिक ने उन तमाम रसीदों और तस्वीरों को इकट्ठा किया जो उन गहनों की पुष्टि करती थी। सोने की रसीदें, बैंक रिकॉर्ड, व्हाट्सएप की तस्वीरें, जिनमें नीतू ने खुद गहने पहनकर यह लिखा था कि यह गहने बेला के लिए सुरक्षित रखे हैं। उसने वकील से संपर्क किया, तहसील में सब बताया और कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में जब नीतू को कानूनी नोटिस मिला तो वह घबराकर कौशिक से मिलने आई। तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे अदालत तक ले जाओगे? कौशिक का लहजा अब ठंडा और सीधा था। नीचे वो गिरता है जो अपनी बहन का हक खा जाता है। मैं तो उसे उसका हक दिलाने जा रहा हूँ। बेला अब मेरे साथ है, वह इज्जत से रह रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो उससे छीना गया वो उसे वापस मिले। तुम्हारा चरित्र वापस नहीं आ सकता, ना ही रिश्ता, लेकिन संपत्ति और गहने जरूर वापस आएंगे। कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई। कौशिक के वकील ने ठोस प्रमाण अदालत में प्रस्तुत किए। नीतू ने पहले इनकार किया, फिर चुप हो गई। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया, संपत्ति और गहने वास्तविक वारिस बेला वाणी को सौंपे जाएं। झूठे बयान और धोखाधड़ी के आधार पर लिए गए दस्तावेज अब वैध नहीं माने जाएंगे। फैसला हाथ में लेते ही कौशिक सीधा बेला के पास गया और फाइल उसके हाथ में रखते हुए बोला, यह तेरा हक है बेला, वापस तेरे हाथ में। बेला की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कुछ नहीं चाहिए था भैया, बस तुम्हारा साथ, और वो तुम दे चुके हो। कौशिक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, लेकिन मैं जानता हूँ कि हक देना सिर्फ मोहब्बत नहीं, न्याय भी होता है। कुछ दिन बाद कौशिक ने मोहल्ले के मंदिर में एक सभा रखी। पूरे परिवार के लोग, मोहल्ले के निवासी, सभी आमंत्रित थे। बेला पर्दे के पीछे बैठी सब कुछ सुन रही थी। कौशिक खड़ा हुआ, हाथ में वही फाइल और दिल में गहरे सवाल लिए। मैं आज यहाँ न्याय का ऐलान करने नहीं आया, बल्कि एक सवाल पूछने आया हूँ। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही क्यों बनती है? क्या बहन का रिश्ता इतना सस्ता है कि किसी की जिद, लालच या जलन की भेंट चढ़ जाए? क्या एक पत्नी का कर्तव्य सिर्फ पति की सेवा करना है, या उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की मर्यादा की रक्षा भी? पूरा समाज चुप था, सबकी निगाहें झुकी हुई थी।
मेरी बहन को ज़मीन पर गिरा दिया गया, झोंपड़ियों में सोने पर मजबूर किया गया, सरकारी राशन की लाइन में खड़ा किया गया और मैं सोचता रहा कि वह खुश है क्योंकि मेरी पत्नी मुझे विश्वास दिलाती रही कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने मेरी बहन से उसका गहना, उसका मकान, उसका बचपन, उसका अधिकार सब कुछ छीन लिया था। कौशिक की आवाज़ रंध गई। हम पुरुष गलतियाँ करते हैं, मान लेते हैं और कई बार सुधार भी लेते हैं, लेकिन जब एक औरत दूसरी औरत पर अत्याचार करती है तो कोई उत्तरदायी नहीं होता। क्यों? उसने पल भर सबकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मैंने अपनी बहन को पाया है, उसे उसका अधिकार वापस दिया है, लेकिन समाज में हजारों बेलाएं आज भी धोखे, तानों और नफरतों के बीच जी रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी ही बहन, भाभी या सास उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अंत में उसने बस इतना कहा, आज अगर आपके घर में भी कोई बेला है तो उसके लिए समय निकालिए। हो सकता है वह खामोश हो लेकिन भीतर से टूटी हुई हो, और अगर आप एक महिला हैं तो किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़िए, उसे धक्का मत दीजिए, क्योंकि औरत का हाथ थामकर जो रिश्ता बनता है वही असली इंसानियत है। समाज पूरी खामोशी से कौशिक की बात सुन रहा था। पर्दे के पीछे बैठी बेला की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर अब यह आंसू दुख के नहीं, आत्मसम्मान के थे। यह कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने रिश्तों का ध्यान खुद रखें, दूसरों पर अंधा विश्वास ना करें। औरत की असली सुंदरता उसके कोमल हृदय और दूसरी औरत के लिए करुणा में है, ना कि जलन और ईर्ष्या में। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।